नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न बिजनेस फाइनेंस यानी व्यावसायिक वित्त से लिया गया है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था और यह विचारधारा तब से लेकर 1950 तक चलती रही। इसी विचारधारा के समर्थन में अनेक लेखकों की पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। उन लेखकों के नाम कुछ इस तरह हैं: थॉमस एल ग्रीन, एडवर्ड एस मीड, ए.एस. डेविंग आदि हैं। ठीक है। इस संकुचित अर्थ में वित्त कार्य पूर्णतः कोषों से संबंधित यानी कोषों के इकट्ठा करने यानी संग्रहण से तथा प्रशासन से संबंधित था। यह कोषों का संग्रहण कुछ विशेष घटनाओं जैसे प्रवर्तन, पुनर्संगठन, एकीकरण, संविलय व विस्तार के समय ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि उपक्रम अपने दायित्व के भुगतान के लिए पर्याप्त तरलता रखता है कि नहीं, है ना। इसके बाद वित्तीय व्यवस्थापक भी इसी प्रकार यह देखेगा कि किन किन स्रोतों से किन किन शर्तों पर कोष इकट्ठा किए जाएं। ठीक है। लेकिन उसको इस परंपरागत विचारधारा के हिसाब से कोषों के आवंटन का अधिकार नहीं था। अब हम जो वित्त कार्य के जो परंपरागत विचारधारा का जो मैंने अभी तक अर्थ पढ़ा है, अब हम उसी का पूरा निचोड़ यानी उसके पूरे निचोड़ पर बात करते हैं कि उसका पढ़ने से हमारा निष्कर्ष क्या निकला, उसकी बात करते हैं। यानी वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि इसमें सिर्फ पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाना, आगे देखते हैं, तथा इसमें पूंजी संरचना को निर्धारित करना होता है, जबकि पूंजी का विनियोजन करना तथा संपत्तियों का प्रबंधन करना आदि जैसे कार्य वित्त कार्य की परिधि से बाहर हैं, यानी वित्त कार्य के क्षेत्र से बाहर आते हैं। अब हम बात करते हैं वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा की सीमाओं की। तो चलिए देखते हैं वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा की सीमाएं क्या कहती हैं। वित्त कार्य की आधुनिक विचारधारा के हिसाब से वित्त कार्य की जो परंपरागत विचारधारा है यह बहुत संकीर्ण एवं दोषपूर्ण मानी गई है ना। जो परंपरागत विचारधारा थी और आधुनिक विचारधारा में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो चलिए पहले हम बारी बारी से इन सभी सीमाओं को एक साथ देख लेते हैं, फिर इन पर चर्चा करते हैं। तो पहली सीमा है वित्त कार्य परंपरागत विचारधारा की एकपक्षीय, दूसरी सीमा है कंपनी स्वरूप पर अधिक ध्यान, तीसरी है दैनिक समस्याओं की उपेक्षा, चौथी है दीर्घकालीन विश्लेषण, पांचवी है आकस्मिक आधार। ठीक है। तो पहली जो सीमा है वह है एक पक्षीय। तो इस पर बात करते हैं। वित्तीय निर्णय के दो पक्ष होते हैं, एक होता है कोष की प्राप्ति और दूसरा होता है कोष का उपयोग करना, है ना। लेकिन वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा केवल पहलू पर ध्यान देती है, यानी वह केवल कोषों का संग्रहण करती है और उसके उपयोग की उपेक्षा यानी अवहेलना करती है। ठीक है। आगे देखते हैं जो दूसरी जो सीमा है उसको देखते हैं। दूसरी सीमा कहती है कंपनी स्वरूप पर अधिक ध्यान, यानी वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा की अवहेलना इसलिए भी की जाती है, यानी जो परंपरागत थी जो चली आ रही थी 1950 तक की, है ना, उसकी अवहेलना इसलिए की जाती है कि इसमें केवल कंपनी स्वरूप की वित्त संग्रहण समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है ना। इसमें एकल व्यवसायी, साझेदारी व अन्य गैर कंपनी संगठनों की वित्तीय समस्याओं की अवहेलना की गई है। कारण यह है कि इसमें स्वामित्व व प्रबंध में अलगाव न होने के कारण पूंजी संग्रहण सहज होता है। ठीक है। अलगाव मतलब होता है ये अलग अलग ना होने के कारण। अब बात करते हैं तीसरी सीमा की, यानी वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा की तीसरी सीमा दैनिक समस्याओं की अवहेलना। परंपरागत विचारधारा में विशेष घटनाओं जैसे प्रवर्तन, पुनर्संगठन, एकीकरण, संविलय आदि के समय वित्त प्राप्ति की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है और यह संस्था की दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने की उपेक्षा की जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं चौथी सीमा की। चौथी सीमा कहती क्या है उसे देखते हैं।
इस प्राचीन विचारधारा में कंपनी की दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं को ही महत्व दिया जाता है, जबकि कार्यशील पूंजी के प्रबंध जैसे अल्पकालीन समस्याओं की अवहेलना की जाती है। ठीक है। पाँचवीं सीमा को देखते हैं। पाँचवीं सीमा क्या कहती है? पाँचवीं सीमा कहती है आकस्मिक आधार, यानी वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा वित्त कार्य को आकस्मिक आधार पर प्रस्तुत करती है। सुप्रबंधन के लिए नियमित या निरंतर प्रक्रिया का होना जरूरी होता है ना। मतलब कंटिन्यू मैनेजमेंट होना ज़रूरी होता है, उसमें उसके प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट का होना ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।